नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज ये क्लास बहुत विशेष क्लास भी होने वाली है क्योंकि विभिन्न जवाबदारियों के साथ मैं एक ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपकी क्लास में कंटिन्यूटी बढ़ाए रखूं। अर्थात मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि आपकी क्लासेस बंद ना हो। क्योंकि पीएससी का ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, डेट आ चुकी है और उसी के साथ-साथ विभिन्न ज़िम्मेदारियाँ सभी के साथ होती हैं, जितनी मेरे ऊपर है, उतनी आपके ऊपर है या अन्य के ऊपर है। बावजूद इसके इन क्लासेस को कंटिन्यू रखने का ये उद्देश्य रहता है कि आप कम से कम मैं आलस करूं या ना करूं, आप आलस नहीं करना चाहिए। इसलिए आप संपूर्ण विद्यार्थी गणों के लिए आज की ये क्लास विशेष मैंने आपके लिए बनाई है और ये क्लास है आपके स्क्रीन पर ये रही, जो कि आप देख रहे होंगे ई गवर्नेंस यस और उसके साथ-साथ सुपर कंप्यूटर्स को लेकर है। हम 2 क्लासेस एक साथ बड़े विधिवत तरीके से करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 क्लासेस हैं, एक साथ हैं, बड़ी विधिवत हैं और खासकर आपकी जो कंप्यूटर वाली यूनिट है, उसको लेकर यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल पक्का आता है आने वाले समय में। मैं आपको इसकी और स्पेसिफिक क्लासेस भी दे दूँगा। इनके लिए आपको सिर्फ सिंपल रूप से पढ़ाई करनी है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मैं 360 एंड सेलेक्टिव पर फ़ोकस करता हूँ और इसके लिए मैं आपको जो है बहुत बेहतरीन डेटा देने का प्रयास करता हूँ, जो कम समय पर पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए और जिससे प्रश्न आए और आप पास हो जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर करे हुए हमारे आज के सेशन की। उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे अभ्यर्थी अब फटाफट जुड़ गए होंगे। हमारे द्वारा आप सभी के लिए ये क्लासेस सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, ताकि वे विद्यार्थी जो जॉब पर हैं, वे विद्यार्थी जो हाउसवाइफ्स हैं और वे विद्यार्थी जो अभी तक किन्हीं अन्य कारणों से संपूर्ण कोर्सेज को नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए ये क्लासेस रामबाण सिद्ध होंगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको प्रश्न बिल्कुल यहाँ से मिलने चाहिए। चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, KIA के नाम से सर्च करिए, दैट इज कुश IAS एकेडमी। उसी के पैरेलली आपको इस तरीके का ये देखिए पूरा फोटो लगा हुआ मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ है शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रेटिंग कर दीजिए कृपया करके। आपको कैसी लग रही है? मैं उम्मीद कर सकता हूँ मेरी मेहनत को देखते हुए आप कुछ बेहतर मेरे लिए दे सकते हैं। उसके साथ-साथ क्यों डाउनलोड करें, अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कंटेंट वाले सेक्शन पे जाओ, फ्री मटेरियल पे जाके चेक करो। आपके लिए जो हम एमसीक्यू क्लासेस शुरू करें, मतलब एमसीक्यू क्लासेस का जो संपूर्ण बैच है, उसकी पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी बच्चों। ये पीडीएफ ऐप पर देने के पीछे रीजन ये है कि ताकि वे विद्यार्थी जो सीरियस हों, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हों, उनके पास ये कंटेंट बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। उसके बाद में इसी के साथ-साथ विद्यार्थी करंट अफ़ेयर्स को लेकर परेशान होते हैं, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने जो है 700 प्लस करंट अफ़ेयर्स विथ आंसर जो हैं रख दिए हैं, ताकि आपको बार-बार यूट्यूब क्लासेस भी ना देखनी पड़े। उसके साथ-साथ अन्य सुविधाएँ हैं, जैसे बजट रखा हुआ है, पीवाईक्यूज़ रखे हुए हैं, प्री मेंस दोनों के सॉल्व प्रश्न रखे हुए हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा देखने को। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्या आप तैयार हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दें। मुझे बता दें कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं, तो मैं अपने आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय सिया राम मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, और जो भी इस क्लास को दे रहे हैं आप सभी को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा। ठीक है, चलिए जुड़ गए हैं सभी लोग, तो सेशन को शुरू करा जाए मेरे हिसाब से। हम प्यारे अभ्यर्थियों आज की ये जो क्लास कर रहे हैं ई गवर्नेंस और सुपर कंप्यूटर को लेकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ई गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, फिर सुपर कंप्यूटर पे चर्चा होगी। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, हमसे पहली बार जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हम इजी वे में पढ़ेंगे जैसा आप जानते हैं। तो देखो सबसे पहले ई गवर्नेंस है क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ। ई गवर्नेंस का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि हम देखिए सरकार का जो उद्देश्य होता है वो होता है समाज कल्याण करना, पर इस समाज कल्याण के प्रति जो है एक जवाबदेहिता ही सुनिश्चित करी जानी चाहिए। और साथ साथ ये जो लागत है, मतलब सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक लागत जो आती है, उस लागत को कम करने, ध्यान से सुनना, उस लागत को कम करने, उसके साथ साथ जो है सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने,
सरकारी जवाबदेहिता मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं, सरकारी जवाबदेहिता। और पारदर्शिता बच्चों, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, और पारदर्शिता इत्यादि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक है ना, इत्यादि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन ई गवर्नेंस कहलाता है। मतलब आप जैसे एक समय याद करिए कि यदि आपको मैं मान लेता हूं जाति प्रमाण पत्र निकलवाना होता था, क्या निकलवाना होता था? जाति प्रमाण पत्र। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक है। टीसी निकलवानी होती थी आपको अपनी जो है, तो इन सब के लिए आपको जो है भटकना पड़ता था। याद आ रहा है? उसके साथ-साथ यदि किसी सरकारी ऑफिस में आपके कागज़ात रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो वो कागज़ात या डॉक्यूमेंट जो हैं, हो सकता है चूहे खा जाएँ, नष्ट हो जाएँ, सड़ जाएँ। इन सब पर जो है बहुत चिंताग्रस्त हो जाते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं को डिजिटल चैनलों के माध्यम से पहुँचाने का जो प्रयास हो रहा है, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ई गवर्नेंस। फिर से सुन लीजिए, सरकारी सेवाओं को डिजिटल चैनलों के माध्यम से या कम्युनिकेशन चैनलों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सुविधाएं तैयार करी गई हैं, वही कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस है। समझ गए बात को? आम जनता तक। तो इस आधार पर अब उम्मीद कर रहा हूं आप ई गवर्नेंस को समझ चुके होंगे। प्रश्न आता है, इसके अन्य कुछ नाम हैं, उनको भी देख लीजिए सबसे पहले आप। जैसे इसी को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी कहा जाता है, इसी को डिजिटल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसी को इंटरनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, या इसी को ही कनेक्टेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम हैं। अब कहानी या पृष्ठभूमि शुरू करते हैं। तो देखिए, इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1976 में किया गया, जिसके अंतर्गत एनआईसी जो है को स्थापित करा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एनआईसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, या एनआईसी कब स्थापित हुआ था, तो आप बता देना। उद्देश्य क्या है? हम देश के सभी जिला कार्यालयों को, मतलब हमारे देश के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटराइज कर रहे हैं, उनको हम जो है कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ रहे हैं। इसी के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाएंगी, जिनका संक्षिप्त वर्णन अभी मैं थोड़ी देर से आपके लिए करूंगा। उसके बाद में 1987 में इसी दिशा में देखिए निक नेट को लाया गया। किसको लाया गया मेरे प्यारे बच्चों? निक नेट को लाया गया। अब निक नेट क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें क्या करा जा रहा है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपसे पूछ ले निकनेट को किस लिए स्थापित करा गया, तो आप बोल देना ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। आपसे पूछ ले ई गवर्नेंस को निकनेट को स्थापित कब करा गया, तो आप बोलोगे 1987 में। इसी दिशा में मेरे प्यारे बच्चों 1991 में जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है उसको स्टेब्लिश करा जा रहा है। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका, आपसे पूछ ले आईटी एक्ट कब लाया गया, तो आप बोलना आईटी एक्ट वर्ष 2000 में लाया गया। आगे चलकर इसी दिशा में वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू करी गई, और जिसके अंतर्गत भारत का पहला डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित करा गया। ये डेटा सेंटर वाले कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपने देश के नागरिकों का डेटा जो है बड़े विधिवत तरीके से एक जगह, क्योंकि ये डेटा को रखने के लिए फिर आपको बड़े हैवी कंप्यूटर्स लगते हैं, इन्हीं को आप सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, या इन्हीं को आप जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आगे चलकर जो है पढ़ेंगे। तो इनको रखने के लिए आपको कुछ स्पेशल प्लेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे आप अपने नागरिकों का डेटा जब चाहे तब एक्सेस कर लें, आप चाहें उनकी सारी संपूर्ण जानकारियों को निकाल सकें, या आपके ही नागरिक अपने ही कुछ कागजात जो रखे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उनको आसानी से एक्सेस कर लें। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है आपको मेरे से? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं अब इस दिशा में जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 2009 की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? वर्ष 2009 की बात आ रही है। तो वर्ष 2009 में जो है ना, आपके लिए कॉमन सिविल जो है कॉमन सिविल सर्विसेज सेंटर्स जो है उनकी स्थापना करी गई। किसकी स्थापना करी गई? कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना करी गई।
कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके आसपास बहुत सारे आपने देखे होंगे, यहीं पर जाकर आप रिजर्वेशन करवा सकती हैं, यहीं पर जाकर आप जो है अपनी फीस का पेमेंट कर सकती हैं, कॉलेज इत्यादि के लिए आप अप्लाई कर पा रहे हैं, या अन्य बिल पेमेंट इत्यादि आपका जो है एक तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपका पैन कार्ड और जो है समग्र आईडी इत्यादि की सुविधाएं आपको CSC में मिल जाती हैं। तो पूछे कब स्टैब्लिश हुए थे, तो बोलना वर्ष 2009 में। 2014 में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान लाया गया, जिसके आधार पर हम भारत के नागरिकों को जो है डिजिटली साक्षर बनाएं। देखो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है डिजिटल डिवाइड। क्या बोला जाता है? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के अंतर्गत क्या होता है कि एक्चुअल में आप हैवी या एक तरीके से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी ले तो आते हैं, अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके लोग यदि उस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर नहीं है, उसको चला नहीं पा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिजिटल डिवाइड का। ये कॉन्सेप्ट किसका कहलाता है? डिजिटल डिवाइड का। तो इसके लिए आपको अपने यहाँ के नागरिकों को उससे फैमिलियर, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर करवाना होता है। तो इसी के लिए जो है डिजिटल साक्षर अभियान को लाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न यहां से बिल्कुल बनता है, डायरेक्ट आपको एग्जामिनर बनाता है, वो बोलता है ई गवर्नेंस के प्रकार। पर ये आपको चूंकि मेंस में लिखना नहीं है, प्री में देना है, तो कैसे पूछेगा? आपसे वो पूछ लेगा कि गवर्नमेंट टू कस्टमर्स के लिए जो है कौन सा एक तरीके से, जैसे ऑनलाइन टिकट, पानी या बिजली का बिल भरना इत्यादि जो है किस ई गवर्नेंस के किस टाइप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन लिखा रहेगा G2C, G2B, G2G और G2E। इस तरीके से वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो G2C क्या होता है? देखो G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू कस्टमर्स, मतलब गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट और कस्टमर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, जिसके माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच में जो संपर्क स्थापित हो रहा है, नागरिक सरकारी सेवाओं के जो है आसानी से उपलब्ध कर पा रहे हैं। उसके बाद में G2B होता है, मतलब अब जो है गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच में होता है, जहां पर जो है विभिन्न प्रकार के व्यापारी सरकारी सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टैक्सों को आसानी से भर लें। तो इसको बोलेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट। जैसे GST या व्यापारिक लाइसेंस या पंजीकरण या उसका रिन्यूकरण एक तरीके से जो होता है वह G2B के माध्यम से होता है, ये याद रखिएगा। थर्ड वन आता है मेरे प्यारे बच्चों G2G, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या आता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है? सरकारी मंत्रालयों के बीच में जिसके माध्यम से या जिन चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशन हुआ, वो हो गया आपका ई गवर्नेंस टाइप जो हुआ G2G हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक्स लगे या लगे कि सर चिंताएं हो रही हैं, आप फटाफट मुझे कम्युनिकेट कर दो, ठीक है ना। मैं आपसे फिर भी एक बात सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपके पास पहले कंटेंट आए, फिर मैं किसी दिन MCQ इनके करवा लूंगा। चलिए, उसके बाद में G2E की बात आती है। किसकी बात आती है? G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की बात आती है, सरकार और कर्मचारियों के बीच में। जैसे एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सारा ऐप। इसका नाम क्या है? सारा ऐप। तो सारा ऐप के द्वारा जो है राजस्व विभाग और कर्मचारियों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, जिसके माध्यम से जो कर्मचारी हैं वह इस बात से अवगत हो पाते हैं कि संपूर्ण क्षेत्र में क्या क्या कार्य चल रहे हैं। जैसे आप बात करें तो सारा ऐप की इंपॉर्टेंट लगा लो, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में या प्री के लिए, आप इसको लिख के रख लो। जैसे सारा ऐप की बात हुई, तो स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का क्या मीनिंग है? स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी सारा मत समझने लगना, नहीं तो तुम लोग बड़े विचलित हो जाते हो जरा जरा सी बातों में, ठीक है ना। ये जो पापी मन है, ये पापी मन फटाफट दूसरी सारा के बारे में सोचने लग जाएगा, जबकि किसी को कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है, मन में लड्डू फूटा वाला कॉन्सेप्ट चलता है लोगों के, बस हो गई। फसल बुआई की जानकारी एवं राजस्व विभाग की अन्य जानकारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित है। समझ गए? एक प्रश्न एग्जाम में बनाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। प्रश्न चलो देख लेते हैं, जो आपका संभावित प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित सारा एप्लीकेशन या सारा ऐप का संबंध है
इस तरीके से आपको एग्जामिनर प्रश्न बना लेगा। आंसर या ऑप्शन जो आएंगे आपको एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बना सकता है, आप देख लेना। राजस्व विभाग से बी बना लेगा, सिंचाई विभाग से, ऐसे 2-3 ऑप्शन और दे देगा, आबकारी इत्यादि जो है आपको दे सकता है। तो फिर आपको जो है निर्णय लेना होगा कि क्या सही आंसर होगा। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं इसलिए आपसे बोलता हूं कि यदि आपने एक बार थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ लिए, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, थ्योरी वाले, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं कि जो बच्चा मुझसे थ्योरी वाले क्लासेस अटेंड कर लेगा उसको मैं इतना परिपक्व बनाने की कोशिश करता हूं कि एग्जामिनर उससे कौन से प्रश्न देगा, या मैं आपसे कहूंगा कि वो खुद प्रश्न बनाने लग जाएगा। तो इसलिए एक बार बस आप मेरी अप्रोच के साथ मेरे साथ पढ़ के देखो, उसके बाद यदि आपको भरोसा ना हो तो फिर आप सवेग का प्रयोग करके अपने अनुसार निर्णय ले सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी दिशा में देखो, मतलब गवर्नमेंट टू यदि हम बात करते हैं, ई गवर्नेंस के ही दिशा में कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस का और विकास किया गया। जैसे एक एप्लीकेशन देखो, समाधान और सी विजिल ऐप की आप चर्चा करते हैं। हाल ही में चुनाव हुए हैं, आपको पता है, तो चुनाव आयोग द्वारा जो है विकसित ऐप है सी विजिल ऐप। यदि आप जानते हैं तो एक तरीके से यदि कोई व्यक्ति चुनाव में किसी प्रकार की धांधली कर रहा है, किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायोलेट कर रहा है, तो उसके लिए आप जो है सी विजिल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप यदि आपको याद आ रहा हो, कोरोना काल में जो है एक तरीके से विकसित करा गया था, जहां पर हम जो है अच्छे खासे अपने नंबर लगाते थे, इसलिए या अपना शेड्यूल जल्दी जल्दी लगाने में लगे थे कि प्राण पखेरु उड़ ना जाएं, हम जिंदा रह जाएं, फिलहाल हम जिंदा बचे हैं। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों की बहुत खुशी मनाओ, आप जिंदा हो, और ये आपके लिए बहुत बड़ी एक तरीके से वरदान भी कह सकते हो, मैं तो कहूँगा। जिस प्रकार की त्रासदी से आप लोग निकले हो, वो त्रासदी वाकई में बहुत बड़ी थी, और आज आप जिंदा हैं, मतलब आपके जीवित रहने का कुछ ना कुछ तो ध्येय है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि चलिए अब वो समय आ गया है जिससे आप अपने आप को साबित भी करें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो तो मैं मान जाऊँगा कि चलो बच्चे अच्छे से सारी बातों को समझ भी रहे। जल्दी कमेंट करिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आगे बढ़ा जाए। इसी दिशा में बच्चों ई बिज करके जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च करा गया। क्या है, आपको दिख ना रहा हो तो इधर लिख रहा है। एक चीज और याद रखना, एक बात और याद रखा करो कि यदि आपको थोड़ा सा जो वीडियोस हैं उनमें पेन का कलर वैसा लग रहा हो तो मैं आपको बोलूँगा आपको कम से कम 480 पिक्सल में जो है वीडियो को करना होगा, और यदि आप 720 में कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें और बड़ी क्लियर दिखने लग जाएंगी। हाँ, इसके साथ मैं आपको एक और सूचना देना भूल गया था, वो मैं फटाफट आपको दे दे रहा हूँ कि मैं संपूर्ण सेशन के दौरान आपको इसलिए नहीं दिखता हूँ क्योंकि उसके पीछे मैंने पिछले वीडियो में कई बार रीजन बता चुके हैं। परिवार में एक दुखद घटना हो गई थी। हालांकि मैं आपसे बड़ी शीघ्र जो है जुड़ने वाला हूं, और हम जो है जिस तरीके से पहले लाइव क्लासेस देखते थे उसी प्रकार से अभी भी लाइव क्लासेस हम आपके साथ में और देंगे। चलिए उमंग की बात करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के बारे में जो है ये दिया गया है। तो एक तरीके से यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग ऐप बहुत प्रचलित है, आज को आपको भी पता है। ई पाठशाला एनसीईआरटी द्वारा विकसित करा गया है, वहीं दर्पण जो है भारतीय डाक बीमा निगम के द्वारा विकसित किया गया है। इसी दिशा में हमारे द्वारा आपके लिए कॉम्बो बैच लॉन्च करा गया है बच्चों। प्री तो अपन निकाल लेंगे, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। यदि आप हमारी इन क्लासेस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है प्री में मोटे तौर पे मान के चलिए इन सारी क्लासेस को मिला के हमने रखा है 40 प्लस प्रश्नों का, या 40 प्रश्नों का टारगेट रखा है। 30 से 40 अपन मोटे तौर पर मान लेते हैं। तो इतने प्रश्न के माध्यम से मैं आपको लगभग अच्छे नंबर दिलाऊंगा। उसके साथ आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा अपना, ठीक है ना। देखो कुछ प्रयास आपका, कुछ प्रयास हमारा, तभी हम बोलते हैं
मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। हम आपको दूसरे प्रश्नों के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी उतना तैयार करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि संसाधन सीमित है मेरे पास में, उन संसाधनों में मैं काम कर रहा हूं। तो यदि आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आप जो है इस लिंक से हमारे साथ जुड़ जाओ, एप्लीकेशन के इस कोर्स से जुड़ जाओ। और यदि आप आईफोन यूज़ करते हो तो इस लिंक से आप जो है हमारे साथ जुड़ जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्लासेस जो है कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स दे रखे हैं, सारे वीडियोस 1 बाय 1 में देते चलता हूं और सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो है हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो है वो है आपके प्रमुख ई गवर्नेंस पोर्टल के बारे में। किसके बारे में? ई गवर्नेंस पोर्टल के बारे में। तो इस दिशा में पीएम दक्ष जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च करा गया है। कौन सा एप्लीकेशन? पीएम दक्ष, जो कि कौशल विकास से संबंधित है। सगुन नामक जो है गवर्नमेंट पोर्टल जो है लॉन्च करा गया। देखो पोर्टल और ऐप थोड़े से अलग होते हैं, समझ गए बात को। तो स्कूलों में आपस में जोड़ने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च करा गया। पेंसिल नामक पोर्टल जो है जारी करा गया है, जिसमें बाल श्रम निरोधक मतलब चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करने की बात हुई है। सेहत के लिए जो है तीनों सेवाओं सेहत नामक जो एक तरीके से जो है पोर्टल है, वह तीनों सेनाओं को टेलीमेडिसिन मतलब फ़ोन पर ही सारी जो है सुविधाएं, मतलब इन द सेंस जो एक कंसल्टेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है ना, कंसल्टेशन वाला भी जो सुविधाएं हैं, मतलब फ़ोन पर ही आप डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर आपको पहले सुनेंगे, फिर आपकी समस्या के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन आपको जो है प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद में सत्यभामा नामक एक जो है पोर्टल शुरू करा गया है, जो कि खनन मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू करा गया, जो कि खनिज अनुसंधान से संबंधित है। एक एग्जामिनर कुछ हद तक यदि आपसे पूछ ले कि सत्यभामा का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता देना साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट आप सारे लोग इसको जो है एक बार देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाएं भी शुरू करी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाएं भी शुरू करी गई हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर की जो योजना है वो है आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, समग्र पोर्टल और एमपी ऑनलाइन। इसके माध्यम से आप जो है ई गवर्नेंस की सुविधाएं आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात के द्वारा जो है, गुजरात सरकार के द्वारा जो है महती शक्ति लॉन्च करा गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है सेतु लॉन्च करा गया है। कर्नाटक कावेरी, आंध्र प्रदेश ई कॉप्स और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के द्वारा संभव नामक जो है ई गवर्नेंस योजनाएं क्रियान्वित करी जा रही हैं, जिनके माध्यम से सरकारी सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती। मध्य प्रदेश के लोग एमपी ऑनलाइन को बहुत अच्छे से जानते हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मध्य प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रही हैं। इसी के साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस मैं यहाँ पर दे रखे हैं, उन एप्लीकेशंस के फुल फॉर्म रट लिया। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है आपके विभिन्न एग्जाम्स में। जैसे सपोज दैट वो आपसे पूछ ले उमंग क्या है, तो उमंग आप बताओगे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इतनी बात क्लियर है। अब भी हमने आपको उमंग पोर्टल के बारे में जो है विभिन्न तरीके से बताया था, जहां पर जो है हम विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सारी जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि जो हैं वो आपको उमंग एप्लीकेशन के नाम से मिल सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है आपका नेक्स्ट नंबर का जो है सी विजिल ऐप के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। चुनाव से संबंधित धांधलियों को शिकायत करने या चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है उसकी शिकायत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट सिटीजन फॉर अवर कंट्री, दैट इज सी विजिल। देन दीक्षा की बात आती है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा आपसे पूछे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वान बिल्कुल पूछा जाता है। PYQ चेक कर लो एक बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के, वहां पर आपको स्वान के बारे में बिल्कुल लिखा मिलेगा, दैट इज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ,
ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं? आप लोग नोट डाउन करते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट आप लोग बता दीजिए। मैं आपके सभी के कमेंट देखता हूँ, ये ना सोचें कि मैं कमेंट आपके नहीं देखता हूँ। मैं बाकायदे क्लास जब भी रहती है मैं बाकायदे आपके कमेंट में लाइव रहता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ। बस बशर्ते ये चीज़ है कि मैं आपको उसके बारे में सूचना नहीं देता हूँ, कि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर नहीं बोलता हूँ। ठीक है, इतना याद रखना। और यदि मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है सीरियस नहीं है, तो मैं उसे बताते भी रहता हूँ कि आप पढ़ाई करें, अनावश्यक कमेंट क्लास में बिल्कुल ना करें। चलिए फैक्ट शीट की बात करते हैं बच्चों। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल जो है यहाँ पर शुरू करा गया है, तो इस फैक्ट शीट में हम बात करते हैं एमपी ऑनलाइन पोर्टल की। वर्ष 2006 में प्रारंभ इस पोर्टल को टीसीएस और एमपी गवर्नमेंट के सहयोग से जो है तैयार करा गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, एमपी गवर्नमेंट जो है ये हो गया आपका। G2C का एक उदाहरण है, अभी हमने बात करी थी। G2B का भी उदाहरण है और B2C का भी एक उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है ई गवर्नेंस के प्रकारों में इनकी चर्चा करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है जो मेरे हिसाब से पूछी जानी चाहिए, क्योंकि इस पे जो है निरंतर जो है प्रगति देखी जा रही है। बात करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट की। किसकी बात करते हैं? भारत नेट प्रोजेक्ट की। तो देखो वर्ष 2011 में यह प्रोजेक्ट शुरू करा गया था। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से जो है इसे प्रारंभ करा गया। वर्ष 2015 में वर्ष 2015 में जो है भारत नेट के नाम से जो है इसे शुरू करा गया था। ये आपको और याद रखना है, ठीक है ना। 2015 में मतलब नाम परिवर्तित हो गया। 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से शुरू हुआ। 2015 में इसी योजना का नाम बदलकर कर दिया गया भारत नेट। इसके अंतर्गत उद्देश्य पूछे तो देखो सभी ग्रामीण पंचायतों की या गांव में जितनी पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जो है हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब ई गवर्नेंस सुविधाओं को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करा गया था। इसके 3 चरण हैं बच्चों। इसके कितने चरण हैं? 3 चरण। 2017 तक जो है पहला चरण आप मोटे तौर पे मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो है भूमिगत करा जाया या उनको जो है जमीन के अंदर से जो है पहुंचाया गया। 2019 तक भूमिगत फाइबर केबल का उपग्रह से जुड़ाव करा गया, मतलब अब इनको सैटेलाइट से जोड़ा गया। और 2023 तक जो है रिंग टोपोलॉजी द्वारा अत्याधुनिक भविष्योन्मुखी नेटवर्क से जुड़ाव कर दिया गया। तो इस तरीके से ये योजना जितना मैंने पढ़ रखी है उस अनुसार ये योजना अपनी जो है प्रगति को दर्शाती है और निरंतर जो है इसमें प्रगति देखी जा रही है, इसलिए थोड़ी एक अच्छी योजना कंसीडर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों ई चौपाल की बात आती है। किसकी बात आती है? ई चौपाल की। तो आईटीसी ने कृषि आधारित जो है पहल शुरू करी है। ई चौपाल आईटीसी के द्वारा जो है इस पहल को शुरू करा गया। ज्ञानदूत एमपीपीएससी की फेवरेट स्कीम है, ऐसा समझ लो, या एक तरीके से फेवरेट पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपसे पूछे ज्ञानदूत जो है कब प्रारंभ हुई, तो आप बोलेंगे 2000 से। कब से? 2000 से। कहां से? धार जिले से। ये जिला पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और भू राजस्व से संबंधित जो है सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो है आपका स्वान। मैंने अभी आपको बताया था स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। वर्ष 2005 में यह प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत संचालित बुनियादी ढांचे का जो है विकास करना जो है सुनिश्चित किया गया। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल से प्रश्न बना ले, प्रोजेक्ट भारत नेट प्रोजेक्ट से प्रश्न बना ले, ई चौपाल से थोड़ा कम बनाएगा, ज्ञानदूत से बिल्कुल बनाने की संभावना है, और उसी के साथ साथ स्वान से बिल्कुल बनाने की संभावना है। तो एक एक करके मैंने आपको उन सारे प्रश्नों से भी अवगत करा दिया जिनके माध्यम से आप बेहतर जो है प्रश्न नंबर या नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल ठीक, एक सेकेंड। ठीक, चलिए ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आपको अब आई थिंक मैंने बता दी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे फटाफट जो है पूछ सकते हैं। अब आपको थोड़ा और जूम इन करके दे दिया है मैंने सारे फैक्ट्स को, सारे कंटेंट को, ताकि आपको और बेहतर दिख जाए। हालांकि आपको उस लेवल पे भी बहुत अच्छा दिखता है, जिसको नहीं दिखता है उसको मैंने बता रखा है। आपको ऐनक नहीं लगाना है, आपको अपनी
कंप्यूटर में या मोबाइल में जिसमें भी आप क्लासेस देख रहे हो उसमें जाकर बस पिक्सल को बढ़ा लेना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई हो? तो मैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से हमने पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको ई गवर्नेंस वाले टॉपिक कर दिए। फैक्ट शीट बताई मैंने आपको, फैक्ट की सीट के साथ साथ राज्यों की विभिन्न ई गवर्नेंस योजनाएं बता दी महत्वपूर्ण वाली, पोर्टल बता दिए ई गवर्नेंस के मेन। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी जानकारी दी मेरे प्यारे बच्चों कि ई गवर्नेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो ये भी आपको बता दिए गए। ई गवर्नेंस होता क्या है ये भी आपको बता दिया गया। तो आई थिंक एक हिस्ट्री के साथ साथ, मतलब एक पृष्ठभूमि के साथ साथ ई गवर्नेंस वाला आपका टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। यहां से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, आपको 1 से 2 बार इन कंटेंट को पढ़ लेना है। 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो आपको एक प्रश्न यहां से बिल्कुल बन जाएगा। एग्जाम के दिन आप फिर मंद मंद मुस्कुराना और बोलना कि चलो एक प्रश्न तो बनवा दिया दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे टॉपिक में भी सर ने करवा दिया। इकोनॉमिक्स में तो हम करेंगे ही करेंगे। चलिए अब अतुल सर की सुपर ट्रिक के साथ सुपर कंप्यूटर पढ़ा जाए। यदि आप लोग एक बार इजाजत दे दें मुझे, तो जल्दी से इजाजत दे दीजिए और बोलिए कि चलिए शुरू करिए सर, हम इंतजार में। देखें तो आप सही में इंतजार में हैं अथवा नहीं, जल्दी बताइए। चलो चलिए बच्चों शुरू करा जाए। आई थिंक सबके कमेंट आ गए, सबके कमेंट मैंने देख लिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इसी प्रकार से आप लोग भी प्रयासरत रहें। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बात करते हैं किसके, जनक की। सुपर कंप्यूटर के जनक आपसे पूछा जाए तो वैश्विक स्तर में आप जो है सेमी और क्रे के बारे में जो है आपको बता देना है, ठीक है ना। अमेरिका के अंतर्गत आप देखने को मिलेंगे और क्रे रिसर्च कंपनी के अंतर्गत जो है ये एक तरीके से इसके मालिक हैं। उसके बाद आपको जो है भारत के संदर्भ में यदि पूछा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आप बोलेंगे विजय भाटस्कर। तो इस तरीके से भा थोड़ा सा मैच करके रख लेना तो शायद याद हो जाए, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जिसको डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट याद करो। नेक्स्ट वन आता है आपका नाल, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी द्वारा विकसित जो है फ्लो सॉल्वर भारत में जो है के साथ भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास होता है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आप नाल के द्वारा भारत में जो फ्लो सॉल्वर है, यहाँ से भारत में सुपर कंप्यूटर की एक विकास का चरण आरंभ हुआ। हालांकि यह थोड़ा सा पूर्ण रूपेण विकसित नहीं था। इस दिशा में एक ट्रिक मैंने आपके लिए बना दी है। नल फ्लो हो रहा था तो सॉल्व कर दिया गया। नल क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो हो रहा था। नल फ्लो हो रहा था, नल फ्लो हो रहा था तो सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो देखो नल से आपको पता है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो है आप कर सकते हैं। फ्लो तो मतलब आपका फ्लो सॉल्वर हो गया, फ्लो सॉल्वर। इस तरीके से जो है आप इसको याद कर लो, 2-3 बार करना, ट्रिक से याद हो जाती हैं चीज़ें। और यदि डायरेक्ट होती हैं तो मैं कहूँगा कोई आपत्ति नहीं, आप डायरेक्ट याद करें। सीडेक पुणे की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि जिसने जो है परम 8000 को विकसित करा था। मतलब भारत में पहला सुपर कंप्यूटर पूर्ण रूपेण जो विकसित हो रहा है वो है C8000। किसने विकसित करा, सीडेक पुणे ने विकसित करा। सीडेक का फुल फॉर्म पूछ ले या हेडक्वार्टर, देखो पूछा जाता है कि सीडेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बता देना पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में। उसके बाद में आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्या बोलेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये हो गया सीडेक का फुल फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की बात आती है। जो सुपर कंप्यूटर्स होती हैं ना, ये कितनी स्पीड से काम करते हैं, तो इनके लिए हम नॉर्मली जो जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो होता है फ्लॉप्स। इनकी स्पीड की गणना की जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछेगा
तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, एग्जाम में बता देना क्या बोलोगे, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, इसका आप जो है नाम बोल देंगे। वर्तमान में एक्साफ्लॉप्स में भी जो है स्पीड को मेजर करा जा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी और एडवांस आ गई। आपसे पूछे कि इनके उपयोग क्या है, तो आप बोलेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब साइंटिफिक रिसर्च की बात हुई। स्पेस जो है रिसर्च की बात हो गई, अंतरिक्ष अभी उसकी बात हो गई, मतलब अनुसंधान की। रक्षा संगठन जो है आपके डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, या नाभिकीय संयंत्र आदि की बात हो गई। इस तरीके से जो है आपको इनके नाम याद रखना है कि कहाँ पर इनका उपयोग होता है। आप बड़ी बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च देखते हैं कि जैसे मान के चलो आप नई कोई ऐसी दवाई बना रहे हैं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, कि कैंसर की दवाई बनाने की बात हो गई। आप अंतरिक्ष में देख रहे हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ टकराने वाली है, कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, हमारा सैटेलाइट चंद्रमा पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इन सब के लिए। या हम जो है जो मिसाइल लॉन्च करते हैं उन सब की भी जानकारी देने के लिए, ये सारी जो एक तरीके से, जैसे आपने सुना होगा डोम के बारे में, एक डोम बना है इजराइल में जहाँ पर जो है विभिन्न रॉकेट जो है धराशायी होते हैं यदि उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई रॉकेट अटैक होता है। तो ये सब के लिए आपको कौन से कंप्यूटर लग रहे हैं, इन सब के लिए ही आपको जो है सुपर कंप्यूटर लग रहे हैं मेरे बच्चों। जो मेरे पास डेटा आया था वहां तक मैं आपको बता दे रहा हूं, वहीं तक आपको ऑलमोस्ट नया डेटा भी होगा, इतना वेरिएट नहीं होता। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा कम बनता है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो प्रश्न बनेगा वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको सीडेक से प्रश्न बनता है, नाल से आपको प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आपके बनते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, तो इन पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। तो सुपर कंप्यूटर वैश्विक स्तर पे बात करते हैं तो फ्रंटियर है जो कि यूएसए का है, मतलब सबसे एक तरीके से कह सकते हैं टॉप 1 में कहाँ का है, अमेरिका का है, जिसका नाम है फ्रंटियर। टॉप 2 में जो है फुगाकू जो कि जापान का है, और ल्यूमी जो है वो आपका फिनलैंड का टॉप 3 में। भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि टॉप 3 सुपर कंप्यूटर, ध्यान से याद रखना, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं टॉप 3 के बारे में। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में टॉप 3 के बारे में। इनमें कौन कौन से हैं, परम सिद्धि एआई, प्रत्यूष और मिहर। परम सिद्धि एआई, प्रत्यूष और मिहिर, ये आपके जो है टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आता है भारत में विभिन्न संस्थानों के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर्स। तो यहीं पर हम अप्लाई करेंगे अपनी सुपर ट्रिक्स को। जैसे सीडेक, मैंने आपको बोला सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म हो गया। आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंने आपको बता रखा है पुणे बोल देना। इसके द्वारा जो विकसित कंप्यूटर हैं वो परम सीरीज के और एरावत सीरीज के जो है सुपर कंप्यूटर विकसित करे गए। तो देखो मैंने ट्रिक बना दी, क्या बनाई, देखो क्या बनाई ट्रिक अपन ने प्यारे बच्चों, देखो को अपन ने बोल दिया सी को बोलते हैं ना देखो। परम पूड़ी एरावत ने खाई, देखो परम पूड़ी एरावत ने खाई। एरावत हाथी को भी बोलते हैं यदि आप अच्छे से जानते हैं, आई थिंक जो है इंद्र का वाहन है एरावत, ठीक है ना। तो देखो तो सी हो गया, सीडेक हो गया ऐसे समझ लो। सीडेक पुणे में है, कहाँ पर है, पुणे में है। और परम पूड़ी तो मतलब आप जानते हैं इसको, ठीक है ना, परम सीरीज के कंप्यूटर बना रहा है। और एरावत मतलब आपको पता है कि एरावत सीरीज के भी कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर बना रहा है। तो 2-3 बार बोलो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी ट्रिक, और अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा जो है कुछ भेज दें जिससे हमारा भी दिल बना रहे ठीक है, चलिए मतलब थोड़ा सा हार्ट शेप भेज दो। अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, सड़े मुंह का ऑप्शन भी रहता है, सड़ा मुंह बना के भेज दो, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो बार्क की बात आती है, 2-3 बार देखना बार्क के बारे में बिल्कुल पूछेगा। बार्क बॉम्बे, बार्क बॉम्बे, बार्क बॉम्बे 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। तो बार्क का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हेडक्वार्टर मुख्यालय। आप बोलना मुंबई में है। बार्क बॉम्बे याद करा दिया कि नहीं करा दिया, समझ गए बात को। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ध्यान से सुनना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च करेगा इसके द्वारा। वहीं अनुपम भाभा मुंबई वाले, ट्रिक क्या बनाई मैंने, अनुपम भाभा मुंबई वाले, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा, हाँ कि ना। अनुपम
बाबा, और बाबा या भाभा दो बोलना है बोल लो। कहाँ वाले? मुंबई वाले। कहाँ वाले? मुंबई वाले। तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, अनुपम तो अनुपम सीरीज के, भाभा तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुख्यालय है मुंबई में। लो, हो गया आसान। नेक्स्ट जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की बात आती है, PRL, जो कि आपकी जो है ना, PRL जो है, इसके द्वारा जो है विक्रम नामक सुपर कंप्यूटर जो है बनाए गए। विक्रम को अहम PRL का, विक्रम को अहम PRL का, देखना क्या ट्रिक बनाई है। विक्रम को अहम, विक्रम को अहम PRL का, ध्यान से सुनना। तो विक्रम आपको पता है, विक्रम सीरीज। अहम तो अहमदाबाद हो गया, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। इस तरीके से ये ट्रिक भी बन गई आपकी। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मेरे प्यारे बच्चों, DRDO। डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में स्थित इसका मुख्यालय है, और वहीं 1958 में ये स्थापित हो रहा है। 2-3 बार बोलो DRDO दिल्ली, DRDO दिल्ली, बट कोई बात नहीं, ना बने तो आगे देखो। DRDO के द्वारा जो है पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर लॉन्च करे गए। DRDO के द्वारा किस सीरीज के सुपर कंप्यूटर लॉन्च करेगा मेरे प्यारे बच्चों? पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को जो है लॉन्च करा गया। तो DRDO के द्वारा ये जो सुपर कंप्यूटर विकसित करे गए, इसी के अंतर्गत जो है पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर विकसित करे गए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई फिर से। वो ट्रिक क्या कहती है? वो ट्रिक कहती है, ध्यान से सुनिए, कि DRDO वाले तेज चलते हैं। DRDO वाले तेज चलते हैं। DRDO वाले कैसे चलते हैं? तेज चलते हैं, ठीक है ना, तेज चलते हैं। तो अब देखो, DRDO से हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तेज से आपसे बोले तो तेज आप जानते हैं, यदि थोड़ा सा आप इसको, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बोले पेस बॉलर है या पेसर है, इस तरीके से बोल देते हैं, या पेस बोल देते हैं, तो पेस का मतलब तेज ही थोड़ा सा होता है। तो ऐसे करके आप उसको 2-3 बार रिलेट कर लोगे ना, आपका गलत नहीं होगा। मुख्यालय बता दिया, उसी के साथ साथ संस्थानों के क्या प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं वो बता दिया, फुल फॉर्म बता दिया। तो आपको सुपर कंप्यूटर से लेकर कोई बड़ा क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनता, बट यदि बनाने जाता है एग्जामिनर तो यहां से सर्वप्रथम क्वेश्चन आपके लिए तैयार करे जाते हैं, चाहे वो जनक को लेकर हो, चाहे वो आपके जो है नाल को लेकर हो, सीडेक को लेकर हो, स्पीड को लेकर हो, टॉप थर्ड या टॉप फर्स्ट को लेकर हो, या अन्यथा प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। इसके अलावा जो है जल्दी वो प्रश्न को खोजने नहीं जाएंगे। तो आई थिंक आपको हमारा ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ मैं अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। कुछ IAS एकेडमी की इसी एक सीरीज के साथ या इसी पहल के साथ, जहां पर हमने टॉपिक छेड़ रखा है प्री 2025, पढ़ना वही है जो पास करवा दे। इस दिशा में आगामी जो क्लासेस होंगी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक बैच लॉन्च करा है मेरे प्यारे बच्चों, प्री टारगेट 2025 लक्ष्य जो भेदना है। बैच का नाम क्या है? लक्ष्य जो भेदना है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाइलिंगुअल में क्लासेस देता ही हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसकी फीस बहुत कम रखी है, 299 रुपए मात्र, 299। अब देखो, इस बात को समझो, मैं जिस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, मैं उसमें यह कोशिश करता हूं कि आप भले कम पढ़ें, क्या पढ़ें? कम पढ़ें, पर आप वहां से एग्जाम में प्रश्नों में कंफ्यूजन लेकर ना जाएं। और भले मैं कहता हूं 20 से 25 प्रश्न भी आए, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैं कितने प्रश्न बोल रहा हूं? 20 से 25 प्रश्न, इतने मैं इस कोर्स में आपके सही करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो क्या 299 रुपए में आपको 20 से 25 प्रश्न मिल रहे हैं? तो क्या ये महंगे हैं? जिसको महंगे लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, पर मैं आपको बोलूंगा कि कम पढ़ाकर यदि कोई व्यक्ति आपको अच्छे नंबर दिलवा दे, वो अच्छे प्रश्न आपको सही करवा दे, तो क्या आप उसके साथ चलना नहीं चाहेंगे? तो एक बार अपनी आत्मा से जवाब जरूर मांग लीजिएगा, अन्यथा मैं फिर से ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपके विवेक के ऊपर छोड़ूंगा। यदि आप में से दिल कर रहा है किसी का कि चलो हमें सर की मेहनत को समझना है, हमें सर के साथ जुड़ना है, तो फिर आप इस लिंक से जो है हमें क्लिक करके जुड़ जाएं। ये लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, अन्यथा इसी वीडियो के जो है इसके डिस्क्रिप्शन पे चेक करना। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो के लास्ट थोड़ा सा नीचे देखा करो, वहां पर सारी डिटेल्स और पिछली क्लासेस भी पड़ी रहती हैं।
तो हम वहां से भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं। बैच को परचेज कर लीजिए। इन सभी बैचेस की पीडीएफ आपको जो है वहीं पर मिल जाएगी। उसी के साथ साथ इसी दिशा में जो आगामी टॉपिक हैं उनको ध्यान से सुनो। मैं आगामी टॉपिक की बातें कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मैंने हमेशा बोला है कि आपको मैं भले कम पढ़ाऊंगा, और आप यदि हाउसवाइफ हैं, जॉब कर रहे हैं, या पीएससी की तैयारी आपने उतने अच्छे से नहीं करी है, तो ये आपके लिए रामबाण कंटेंट साबित होने वाले हैं। आपको देखो मैं लेके आने वाला हूं आगे मध्य प्रदेश में परिवहन की एक विशेष क्लास लेके आऊंगा, जहां पर आपको फिर परिवहन से सारे प्रश्न बनने लग जाएंगे। इस तरीके से संपूर्ण क्लास में एप्लीकेशन पे पढ़ाने वाला हूं। किस पे पढ़ाने वाला हूं? ऐप पर ये क्लास होगी। बड़ी तंदुरुस्त क्लास होगी, और इसमें लास्ट ईयर के साथ साथ नवीनतम आंकड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। कैसे आंकड़े? नवीनतम आंकड़े, सारा नया डेटा इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ये हो गई बात देखो अपनी एमपी की इकोनॉमी की। ये किसकी इकोनॉमी हो गई? एमपी इको की हो गई। देखो मैं टॉपिक कितने पढ़ा रहा हूं आपको, उसको समझो। आगामी टॉपिक दिशा में हम जो है ज्योग्राफी की एक और इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं। किसकी? ज्योग्राफी की। जहां पर मैं आपको प्री प्लस मेंस के कॉम्बो में एक ऐसी मेंस की क्लास दूंगा कि तुम इसी क्लास से मेंस के प्रश्न भी सही करके चले आओगे। समझे बात को? तो भारत में जो नदियां हैं उनको हम सरसरी निगाहों से समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो टॉपिक है यहीं पर मैं आपको भारत के संपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराऊंगा, जहां से एसएससी, पीएससी, उसके साथ व्यापम, उसके साथ में आपका जो है एनडीए या अन्य एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। इवन यूपीएससी या बिहार पीएससी तक की बात यहां पर मैंने कर ली है। समझे बात को? तो फटाफट इनसे भी जुड़ सकते हो। और जो क्लास आएगी वो आएगी फिर इसी दिशा में मध्य प्रदेश में नदियों के संदर्भ में आएगी। भारत की नदियां तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, मध्य प्रदेश की नदियों को और अंतर से और बारीकी से समझाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप यहां से और अच्छे प्रश्न कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आप हम सब के प्रयासों को समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास विशेष इसलिए भी है मेरे प्यारे बच्चों कि आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है परिवार में। बावजूद उसके मैं आपकी इस क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने आपके लिए इस क्लास को देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया था। तो आई होप हम सभी को आप ढेर सारी विशेष देंगे हमारे इस प्रोग्राम में सक्सेस होने के लिए। इसी के साथ साथ आप सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद भी बना रहे, बड़े बुजुर्गों का, सभी का, प्यारे बच्चों का। चलिए तो मैं अतुल कुमार गर्ग अब विदा लेना चाहूंगा आपसे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना तो बता सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से व्यूज आ रहे हैं उस प्रकार से ये बात तो साबित है कि इस छोटे प्लेटफॉर्म को आपका बहुत प्यार मिल रहा है। आप बहुत सारे बच्चे हमारी निरंतर क्लासेस को देख रहे हैं, तो एक कमेंट तो बनता है। और अपने खास मित्रों के साथ इन क्लासेस को शेयर कर दो। और फिर जादू देखो हम क्या करने वाले हैं आगे चल के। कम क्लास दूंगा, अप्रॉक्स 60 से 80 लेक्चर दूंगा ही दूंगा। इसमें से आपके इतने प्रश्न मिलेंगे कि भरमार भी हो सकती है। माता रानी की कृपा हो जाए, माँ सरस्वती की, और आपके साथ मिल जाए और मेरी मेहनत जुड़ जाए, तो फिर देखो मजा ही मजा है। चलिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, और बहुत धन्यवाद उन सारे लोगों का जो आज की इस क्लास को देख रहे हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और बहुत